ये वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का है, भाग 3। इसमें हम प्रश्न नंबर 18 से आगे बात करेंगे कि जितने भी हो सके क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 3 प्रश्न दिए हैं, ये 3 नंबर का है, एक नंबर का एक समीकरण। और फर्स्ट दिया हुआ है क्या कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सिंपल है, अपनों का सबके सूत्र लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, और फिर बोल रहा है इससे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। ये हमने रासायनिक समीकरण लिख दिए। इसके बाद इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए देखना है, ये यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हम कुछ नहीं, पीछे कभी नहीं बढ़ाना, सामने अपन बढ़ा सकते हैं। यहाँ अपन ने 2 लिख दिया। इससे देखिए बराबर बराबर ये हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन, ये Cl2 के 2 क्लोरीन, सिंगल मैग्नीशियम था, सिंगल मैग्नीशियम है, सब कुछ बराबर हो गया। इसमें कई बार इसकी अवस्था भी लिखी रहती है, जैसे Mg के बगल में लिखा होगा S, मतलब होता है सॉलिड, है ना। यहाँ HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें एक्वा का AQ होगा। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो भी AQ, और हाइड्रोजन जो होती है वो गैस होती है, तो उसका G होगा। तो ये उसकी अवस्था का नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, रासायनिक समीकरण लिखना ज़रूरी था। सेकेंड है क्या कि जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट, Zn का जिंक, CO3 का कार्बोनेट हो गया, ये C है, ये थोड़ा सा चिपक गया। जिंक कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है, ये टूट रहा है, तो बोलते हैं जिंक कार्बोनेट से बनता है जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZnO, ठीक। और इससे बोल रहा है कि साथ ही साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये CO2। इसमें देख लेते हैं कहीं कम ज़्यादा, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक ये 3, तो ये यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन Zn, तो यानी सब कुछ बैलेंस है, मतलब ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टेज लिखना चाहे तो इनके अवस्थाएं लिख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड भी रहेगा सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है। थर्ड है, इसमें बोला है थर्ड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2, बुझे हुए चूने का सूत्र है, कोष्टक के बाहर H2 रहता है। इसकी क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी प्लस CO2, इससे बनता है, बोल रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या बोल रहे हैं वो जल का सूत्र होता है H2O। इसमें बैलेंस ही बराबर की बात करें तो सब पहले से ही है, देखो एक कैल्शियम, ये 2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, और मतलब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ है, और 2 ये 4 ऑक्सीजन, तो ये 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस ही बराबर है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना 3 समीकरण लिखने पे हमको 3 नंबर मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे तो सब समीकरण हो जाते हैं। इनके ये अवस्थाएं नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अवस्था लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये सब जल जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड का वो स्मॉल l है। प्रश्न नंबर 18 का अथवा है कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए यह भी लिखिए कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। समीकरण भी लिखना है, तो हम समीकरण देखते हैं फिर उत्तर देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि सक्रियता श्रेणी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो तत्व है वो अधिक क्रियाशील है। क्रियाशीलता की एक श्रेणी है, जो इसमें आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जब आयरन की क्रिया होती है तो कॉपर को वो विस्थापित कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है।
यौगिक से अलग कर देता है। तो हम उसके समीकरण से देखते हैं। जैसे ये है कॉपर सल्फेट विलयन है CuSO4, और इसमें आयरन के साथ यदि क्रिया हुई, यानी लोहे की कील डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इनके बीच रासायनिक क्रिया होगी। लोहा अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में, तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये अभिक्रिया जो है कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कॉपर अलग हो गया, कॉपर सल्फेट था, ये बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। तो इस तरह से ये जो रासायनिक अभिक्रिया उस समय होती है जब लोहे की कील को यदि हम कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो दें, तो लोहे की कील क्या करती है, कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को अलग कर देती है, और कॉपर की जगह पर वो जुड़ जाती है सल्फेट से, और आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका पूरा उत्तर लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ समीकरण में भी वही हो रहा है कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट, यानी लोहे की कील को लिख देना था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट और ठोस कॉपर बनते हैं। कॉपर सल्फेट का नीला रंग दिखाई देने लगता है, अर्थात विलयन का रंग बदल जाता है। इस क्रिया में लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जो ठोस कॉपर की होती है। रासायनिक समीकरण तो ये लिख लीजिएगा, Fe प्लस CuSO4, तो इससे बनता है FeSO4 प्लस Cu। प्रश्न नंबर 19 में है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए व किसी एक भाग का कार्य लिखिए। तो चलो बनाते हैं अपन। इसको बनाने के लिए क्या करिए, वैसे पेंसिल से बनाइएगा आप, मैं तो स्केच पेन से ऐसे दिखे साफ साफ इसलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ ऊपर से ऐसा उभार बनाते हुआ हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमको करना क्या है कि यहाँ से हम ऐसे गोल गोल संरचना बनाते हुए हमको इधर से ट्रायंगल शेप्ड में लाना है, नीचे साइड में ट्रायंगल इस तरह से। अब हमको यहाँ से इसको दोनों तरफ से ऐसा लाते हुए हमको मिला देना है। क्लियर। अब क्या करना है हमको कि यहाँ से इधर से ऐसा ऊपर उठाता हुआ अंदर की ओर मिलाना है, सेम ऐसे इधर से भी। ठीक। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से ऐसा ऊपर की ओर ऐसे मूंछ टाइप का बनाते हुए ऐसा कर दिए, ये हुआ। अब इसको अंदर की ओर लेना है थोड़ा, मतलब अंदर छोटा होता हुआ जाएगा, फिर ऐसा ये भी इधर अंदर, फिर ये ऐसा। क्लियर। यहाँ से हमने क्या किया, जो उठा था इसको ऊपर लेता हुआ इससे पास में जोड़ देंगे। पेंसिल से रहेगा हमारे पास काम, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे से बन गया इसको आप मिटा दोगे। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ओवरी बना दो, यानी अंडाशय। तो अंडाशय बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक ऐसे सेम इधर भी एक पहले ओवरी बना दो। ये हो गया ओवरी मीन्स अंडाशय। फिर यहाँ से सिंपली ऐसे
और इसको ऐसे आगे साइड से मिला दो। ऐसे इधर भी यहाँ से लो और यहाँ से ऐसे अंदर की ओर और ये वाले भाग को ऐसा आगे की ओर मिला दो। इसका नामकरण देख लेते हैं। तो ये जो है ये वाला भाग ये अंडवाहिका है, ये भी और ये भी। इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, तो हम ये लिख लेते हैं। एक तरफ किधर ही भी लिखना चाहिए, जैसे पूरा इधर या पूरे इधर, तो हम मान लो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया अंडवाहिका। जिसको फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये हो गया अंडाशय। फिर ये हो गया गिरवा। फिर ये वाला भाग हो गया गर्भाशय। और यहाँ लिख दिए योनि। नीचे चित्र का नाम लिख दिए, मानव का मादा जनन तंत्र। ठीक, इस प्रश्न में उन्होंने ये बोला था कि एक अंग का ये भी लिखा है कि किसी एक भाग का कार्य भी लिखिए। तो अब एक भाग का कार्य लिख लेते हैं। गर्भाशय का लिख देते हैं, सबसे बढ़िया काम कि गर्भाशय का कार्य लिख देते हैं कि मादा जनन तंत्र का एक भाग है गर्भाशय। भ्रूण गर्भाशय में विस्थापित हो जाता है, जहाँ यह विभाजित होकर लगातार वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। मतलब बच्चा जब प्राथमिक स्टेज पर रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो ये गर्भाशय में विस्थापित हो जाता है और यहीं पर उसके अंग पूरे बनते हैं, वृद्धि वो करता है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, पुष्प के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए व किसी एक भाग का कार्य लिखिए। तो पुष्प के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाते हैं हम लोग। इसके लिए शुरुआत कैसा करें हम, तो सबसे पहले है ना बना लेते हैं अपन लोग वर्तिकाग्र, जो मादा जनन तंत्र का मतलब मादा पुष्प का भाग है, समझ लो। वर्तिकाग्र एक गुलगुला बनाओ, इसको नीचे लाते जाओ। ठीक, नाम लिखते भी जाओ चाहे तो। ये हो गया वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र का जो ये ट्यूब वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वर्तिका। तो ये हो गया वर्तिका। अब नीचे क्या अंडाशय बना दो, तो इसको गोल घुमा दो। तो ये यहाँ पर अंदर ऐसे लाइन लाइन बना दो, दाने टाइप के वो बीजांड बना देते हैं छोटे छोटे, और इसको नाम लिख दिया हमने अंडाशय। ठीक, ये तीनों चीज़ मिलकर के मादा भाग होता है पुष्प का, यानी इसको हम बोल सकते हैं स्त्री केसर। यहाँ लिख सकते हो स्त्री केसर। ठीक, पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर है, ये तीनों चीज़ मिलके बनता है स्त्री केसर। अब अपन बनाते हैं नर भाग का। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम तंतु बना देंगे ऐसे, ये ऐसे पतले पतले। एक हो गया, फिर ये दो हो गया, फिर ये हमने तीसरा बना दिया। ऐसे इस और भी बना देंगे हम लोग। ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये क्या है, तंतु। तो लिख भी दिए तंतु। ठीक, इसके बाद इसमें हम वो जो पराग कोष बना देंगे। पराग कोष बनाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा है ये पराग कोष बना दो। ये पुष्प का नर भाग होता है, तो इसको लिख दिए पराग कोष।
पीहू नहीं उठ, ये हो गया परागकोश। मेरी बेटी को उठाना था तो पीहू बोल दिया। परागकोश हो गया। इसके अलावा हम इसमें बना देंगे दलपुंज वगैरह, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो पहले तो लिख ही देते हैं। ये परागकोश और तंतु मिला के बनता है पुष्प का नर भाग। तो इनको अपन लिख सकते हैं पुंकेसर। ठीक, अब हम बना देते हैं दलपुंज, या तो उसके लिए पत्ती टाइप की संरचना बना दो रंगीन। ये पुष्प का रंगीन भाग होता है दलपुंज वाला। ये हमने बना दिए दलपुंज, या फिर इसको पंखुड़ी भी बोलते हैं। अब नीचे बना देते बाह्यदल। बाह्यदल जो होता है वो हरा वाला भाग, जो पुष्प को सहारा देता है। वैसे ये भाग पुष्पासन भी बोलते हैं इसको, जहाँ पुष्प रहता है। तो ये हरा वाला भाग हो गया बाह्यदल। इस तरह से चित्र का नाम भी लिख दो, पुष्प के यानी प्रस्थ काट का चित्र। क्वेश्चन में आखिरी में दिया है कि किसी एक भाग का कार्य लिखिए। तो हम किसी एक भाग का कार्य लिख लेते हैं। तो इसमें हम पुष्प के पुंकेसर की बात कर लेते हैं। एक भाग का कार्य लिखने के लिए बोला है तो हम लिख देते हैं कि पुंकेसर पुष्प का एक नर जननांग भाग होता है जिसमें परागकण होते हैं। बस। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 20, 21, 22, 23 अगले वीडियो में करेंगे।